बेसिकली भूमिका जी, आपने एक ऑरा की बात करी है, तो जो ऑरा होता है वो कर्मा से कैसे कनेक्ट होता है? अच्छा, बेसिकली अगर अपन डेली लाइफ में बात करें तो अपन कहीं विजिट भी करते हैं ट्रेनों वगैरह में, तो अपन को फ्लायर मिलते हैं कि मन चाह प्यार पाएं, वसीकरण टाइप का, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता भी है ये? भूमिका जी, कल अपन ने बात करी थी कि सोल कॉन्टैक्ट जो आपने बताया था मेरे को, मतलब मैंने पहली बार लाइफ में ये वर्ड सुना है, और एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है और कैसे काम करती है? भूमिका जी, जब हम इस सृष्टि में या संसार में आते हैं तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमको एक वर्ड मिलता है, हमारे नाम का पहला अक्षर जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमारे राशियाँ बनती है, देन राशि से कुंडलियाँ बनती है। तो लाइफ के अंदर ये राशियों का क्या रोल प्ले होता है? राशियों के अंदर आजकल जो पंडित वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि आपका शनि भारी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब पूरा डरा देते हैं। तो क्या शनि इतना हानिकारक होता है कि अपनी लाइफ के लिए? राहु केतु का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली भूमिका जी, ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं? न्यूमरोलॉजी की आपने बात करी है, तो ये क्या होता है? भूमिका जी, आपने वास्तु की बात करी, तो उसमें हमको एक जो वर्ड है वो सुनाई दिया था, मोडालिटीज़, ठीक है? तो ये मोडालिटीज़ क्या होती है? जब हम वास्तु की बात करते हैं तो रेमेडीज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा आती है उसके साथ में ही, वास्तु के साथ में, तो ये रेमेडीज़ क्या होती है? एक रेमेडी बताऊँ, क्यों शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है? क्यों शिवलिंग पे मसूर की दाल, तिल या फिर दूध, दही, ये सब चढ़ाने को क्यों बोलते हैं? सो दिस इज द फर्स्ट पर्सन जो रेमेडी को साइंटिफिक तरह से एक्सप्लेन करती है। बेसिकली भूमिका जी, आपने एक ऑरा की बात करी है, तो जो ऑरा होता है वो कर्मा से कैसे कनेक्ट होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो हमारी जो ऑरा होती है उसका हिंदी वर्ड है आभा मंडल। आपने आजकल बहुत ये चीज़ें चलती है, मुझे इसकी ऑरा अच्छी नहीं लगती, जिसकी आज की जनरेशन डेफिनेशन करती है वाइब्रेशन। आप कहीं पे जाते हैं तो कहीं पे आपको कभी सफोकेशन फील होता है, कहीं पे आप जाते हैं तो एकदम खुशी फील करते हैं, जिसको आज की जनरेशन वाइब्रेशन बोलती है। तो ये वाइब्रेशन वही चीज़ है जो हम जैसे ऑकल्ट एक्सपर्ट इसको ऑरा या आभा मंडल बोलते हैं। तो इसका बिल्कुल हमारे कर्मों के साथ कनेक्शन है। अभी जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, दैट इज माय ओन रिसर्च, कि कर्मा के साथ आपके आभा मंडल का कैसे कनेक्शन होता है। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने कभी सुना है वो स्टोरी कि आपके हर कर्मों का हिसाब वो चित्रगुप्त लिखते हैं? जी। तो ये चित्रगुप्त है कौन? तो ये चित्रगुप्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपके हर थॉट की पिक्चर लेता है, वो भी कैसे? गुप्त तरीके से। इसका एक सिंपल अगर मैं सेंटेंस में बताऊं, तो आपने अगर कुछ भी सोचा है, चाहे किसी के बारे में अच्छा सोचा है या किसी के बारे में आपने नेगेटिव सोचा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका पिक्चर जरूर लेता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में थॉट को भी एक कर्मक बोला है, मतलब विचार भी एक कर्म है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं, तो हमारे जो पास्ट लाइफ बहुत सारी हो चुकी है, ठीक है, उसका फल मिलता कैसे है? ना कहीं पे उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, ना कहीं पे उसकी बुक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे कर्मा का फल है? तो ये जो मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड बोला, वो सारी इम्प्रिंट आपके चक्रा में आ जाती है। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में वैसे 114 चक्रास हैं, उसमें मेजरली 7 चक्रा हमारे बॉडी को मेन पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके जो पिछले जन्म के कर्मा है, वो जब आप इस बर्थ में जन्म लेते हैं तो वो सारे आपके 7 चक्रा में आ जाते हैं। फिर और बर्थ टाइम पे हमारी कुंडली भी बनती है, तो वो कर्मा जो आपने पिछले जन्म में करे हैं वो इस लाइफ टाइम में आपके चक्रा में आ जाएंगे। तो वो जैसे जैसे आपका वो चक्रा चलेगा, आपकी दशाएं ऑपरेट होंगी, उस हिसाब से वो चक्रा भी अपनी वाइब्रेशंस छोड़ेंगे। तो बेसिकली ये जो ऑरा, जो आभा मंडल है, वो वाइब्रेशन है आपके चक्रा की, और चक्रा की वाइब्रेशन है आपके पिछले जन्म के कर्म की। तो बेसिकली आपने कभी ये फील किया है कि कोई बंदे ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट वो आपसे मिलने आया है, बात करने आया है, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो क्यों ऐसा फील होता है? बिकॉज ऑफ उसकी ऑरा अच्छी नहीं है। अभी ऑरा अच्छी यानी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, उसका मतलब या तो उसकी थॉट प्रोसेस सही नहीं है, या तो उसके कर्मा सही नहीं है,
या तो उसके पिछले जन्म के कुछ कर्मा की वजह से उसकी वाइब्रेशंस या उसकी ऑरा में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। तो जब आप ब्लॉकेजेस वाली ऑरा लेके हर जगह जाते हैं तो आपने फील किया होगा कि कभी कभी आपके काम बनते नहीं हैं या फिर बहुत फॉलोअप लेने के बाद काम बनते हैं। तो ये क्यों बनते हैं? ड्यू टू योर ऑरा, ड्यू टू योर वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आपको एक ऑकल्ट एक्सपर्ट, जब आप कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली आपको आपकी ऑरा को भी कैसे बैलेंस करना है, आपको आपके थॉट प्रोसेस कैसे रखने चाहिए। हालांकि सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम छोटा मोटा झूठ तो बोल ही लेते हैं ना। तो ये चीज़ भी हमारे ऑरा में आती है। तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए जो आपको सही से सब कुछ गाइड कर सके। तो कर्मा के फल हमें मिलते तो है अपने चक्रा और आभा मंडल से ही मिलते हैं। अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हमारी लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, सबको पता है कि कोई भी हेल्थ इश्यूज मतलब बड़े वाले, वो कोई ना कोई कर्म की वजह से ही हमको फेस करने होते हैं। लेकिन उसकी एंट्री होती कहाँ से है? पहले ऑरा आपकी डैमेज होती है, उसके बाद चक्रा डैमेज होता है, और वो चक्रा के साथ जो ऑर्गन आपके कनेक्टेड है वो ट्रिगर होंगे। तो आपको आपकी वाइब्रेशंस को अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। देखो पिछले जन्म में हमने क्या किया है उसके फल के ऊपर हमारा बस नहीं है, लेकिन इस बर्थ में हमारे पास वो चीज़ है कि हम हमारी लाइफ में कर्मा का रेक्टिफिकेशन कर सके, अपने कर्मा को अलाइन कर सके, ताकि हम प्रेजेंट में जो सफरिंग कर रहे हैं ना वो कम कर सके। अच्छा, बेसिकली जो आपने थॉट्स की बात करी, ये ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में मजबूत करती है। तो बेसिकली पहले के बड़े बड़े बोलते थे अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली मतलब अगर अपन अच्छा सोचेंगे तो अपनी ऑरा ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, वो सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो वो मेरा अच्छा कर्म हो गया। मैं अगर सबसे बहुत तमीज से बात करती हूँ, सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, छोटे बड़े को प्यार देती हूँ, तो ये मेरा एक पॉजिटिव गुण हो गया ना। तो ये चीजें कहाँ से आती है? हार्ट चक्रा से आती है। तो आपका हार्ट चक्रा बहुत वाइब्रेंट रहेगा। और आपके जो चक्रा होते हैं ना, उसी में आपके इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जिस भी इंसान के अंदर फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवरथिंकिंग है, ग्रीडीनेस है, चीज़ों को डिले करते हैं, लेजीनेस है, तो उसका सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो उसमें क्या है कि वो चक्रा के उसके नेगेटिव पोर्शन ज़्यादा एक्टिव है, और हमारी बॉडी के जो लोअर चक्रास होते हैं वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में फिनेंस के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं वो बंदा किस में प्रॉब्लम फेस करेगा? अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी में। तो अगर वो चीज़ों को डिले नहीं करता है, अगर वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, हैप्पी रहता है, तो उसका वो चक्रा बैलेंस रहेगा। और यहाँ पे अगर वो खुद को बैलेंस नहीं कर सकता, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस या ऑरा में बहुत ब्लॉकेजेस हैं, तो वो कितना भी प्रैक्टिस करे वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। मतलब 5 दिन रहते हैं, छठे दिन क्या वो वापस से सेम हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर दूसरी मोडालिटी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसको हम हीलिंग टेक्निक कहते हैं, क्रिस्टल की टेक्निक कहते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक कहते हैं। तो उस वे में जाके फिर आपको वो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली जो ये ऑरा होती है, अपन किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं क्या अपनी ऑरा को? कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, बट आप जब भी किसी लोगों के साथ कनेक्शन में आते हैं तो चाहते ना चाहते हुए भी आपकी ऑरा में से वो ट्रांसमिशन होता ही होता है। वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप में आते हैं, आपके पॉजिटिव उसमें चले जाते हैं। फिर आप दूर चले जाते हो तो वो कॉर्ड कट हो जाती हैं। या फिर हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, हम हमारे घर में जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि पूजा के टाइम पे घंटी बजाना, दिया करना, धूप करना, पानी का छिड़काव करना, इससे भी आपकी ऑरा बैलेंस रहती है। तो हमारे सनातन धर्म में अगर कुछ भी बताया गया है ना, तो वो सारी चीज़ें साइंटिफिक तरह से जुड़ी हुई है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, विदाउट कर्म के अपन को फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। चाहे से आप घर में कितना ही वास्तु करा लो, आप कितना भी वास्तु करा लो, आप कितना भी
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, हार्डवर्क शुड बी मस्ट। और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट जब आप घर में वास्तु कराते हैं, आप कुंडली के अकॉर्डिंग कर्मा का रेक्टिफिकेशन करते हैं, अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, तो आप जो एफर्ट्स डालते हैं ना, वो बिल्कुल निशाने पे लगते हैं, या फिर आपकी जो डिज़ायर लाइफ में होती हैं वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाती है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो रेमेडीज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा आती है उसके साथ में ही, वास्तु के साथ में। तो ये रेमेडीज़ क्या होती है? एक्चुअली अगर मैं आपको सही बताऊं तो रेमेडी, आजकल जो रेमेडी वर्ड है ना, उसको मैं रेमेडी वर्ड यूज़ करना इट्स अ रॉन्ग। मैं उसको बोलती हूँ कर्मा का रेक्टिफिकेशन। लेकिन आजकल के लोगों को हर चीज़ शॉर्टकट में और फास्ट चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती, और ना ही मैंने अपनी प्रैक्टिकल स्टडीज़ में पाया है। बिकॉज ऑफ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर रेमेडी की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको एक रेमेडी बताऊं, क्यों शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, क्यों शिवलिंग पे मसूर की दाल, तिल या फिर दूध, दही, ये सब चढ़ाने को क्यों बोलते हैं? सो दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन जो रेमेडी को साइंटिफिक तरह से एक्सप्लेन करती है। हमारे शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है कि हमारी जो भी योनियाँ हैं, 84 लेग्स योनियाँ हैं, उसमें से एक योनि यानी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मतलब कुछ ऐसी योनि है जो गटर में भी पलती हैं। अभी हमको जीने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, खाना सब चाहिए। तो वो जो गटर में पल रहे हैं उनको भी सरवाइव करने के लिए खाना तो चाहिए। तो सोचो भगवान कितने दयालु हैं कि हमारे थ्रू इसको रेमेडी का नाम दे के वो चीज़ हमसे करवा रहे हैं, ताकि गटर में पल रहे जो जीव जंतु हैं उनको सरवाइव करने में हम हेल्प कर सके। तो अल्टीमेटली आप जो शिवलिंग पे ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं ना, अल्टीमेटली यू आर डोनेट फूड। लेकिन आज तक हम लोग इसको एज अ रेमेडी के तौर पे करते थे या फिर एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं कि पंडित जी ने बोला है तो मंदिर जाके करना है। और कुछ मम्मियाँ इतनी फोर्स करके बच्चों से करवाती भी है। लेकिन अगर हर घर में ये अंडरस्टैंडिंग पहुंच जाए तो हम उसको और अच्छे भाव से कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट 2 गुना हो जाएगा। अपन जब शिवलिंग पे कुछ भी चढ़ाते हैं, दूध वगैरह जो भी है, तो अपनी थॉट होती है कि अपन सिर्फ भगवान को चढ़ा रहे हैं। अपन पीछे का नहीं देखते हैं कि ये कौन फीडिंग करेगा, इसको कौन खाएगा। अपन इस पे कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं। तो थॉट अपना था कि अपन ने भगवान को दिया, लेकिन भगवान ने अपने अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली मतलब इसके अंदर अपन को जो फल है वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? वो देखो, भगवान ने एक चीज बताई है कि जैसा भाव वैसा फल। अभी यहाँ पे भाव की बात आती है। एक डॉक्टर है जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए चीरा लगाता है, और एक चोर भी है जो चोरी करने के लिए किसी को मारता है, अल्टीमेटली वो कट ही हुआ। तो क्या दोनों का सजा सेम होगा? नहीं, दोनों का सजा डिफरेंट होगा ना। एक के इंटेंशन है किसी को बचाने का, दूसरे का इंटेंशन है किसी को मारने का। तो यहाँ पे बात आती है कि आप किस भाव से चढ़ाते हैं। अभी मैं बताऊं तो शिवलिंग के ऊपर अगर आप जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं वो अल्टीमेटली जाती कहाँ है? या तो पंडित जी उसको लेके बाहर कहीं डंप कर देते हैं, या तो थोड़ी बहुत चीज़ें गटर में जाती है। तो बेसिकली इसके पीछे का जो पर्पज़ है वो कीड़े मकोड़े, जो जीव जंतु जो गटर में पल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सर्वाइवल में हेल्प करने का इसके पीछे का रीज़न है। और अगर मान लीजिए पंडित जी उसको डंप भी करते हैं, तो हमारे अर्थ में भी तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो खा के सर्वाइव कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली यू आर डूइंग फूड डोनेशन, बट वो एक रेमेडी के तौर पे, या पंडित जी ने बताया है, या टोटका है, दिस काइंड ऑफ वर्ड आजकल बड़े चलते हैं। लेकिन अगेन मैं मेरी बिलीफ सिस्टम पे आऊँगी कि कर्म इतना ईजी नहीं काट सकते। कर्म को सिर्फ कर्म ही काट सकता है। सो ये जो आजकल टोने टोटके चलते हैं ना, ये किसी काम के नहीं। आपके कर्मा इतने इजीली आपको छोड़ देंगे कि पिछले बर्थ में आपने कुछ बड़ा नेगेटिव कर्मा किया है, और ये बहा देने से, ये कर देने से, कपूर जला लेने से, लौंग जला लेने से क्या वो आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे?
लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और दुनिया में सब लोग सुखी रहते। बेसिकली टोनी टोक्टे का जो मतलब होता है, अपन तो उसको सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब अपनी प्रॉब्लम फैमिली सेफ है, दूसरे की चाहे कैसी भी रहे। टोनी टोटके का मतलब सॉल्यूशंस भी कई लोग मानते हैं, बट सिंपल सा कर्म को काटने का इलाज सिर्फ कर्म ही है। भूमिका जी, आपने वास्तु की बात करी तो उसमें हमको एक जो वर्ड है वो सुनाई दिया था, मोडालिटीज। ठीक है, तो ये मोडालिटीज क्या होती है? मोडालिटी यानी डिफरेंट पद्धतियाँ। ओके। ठीक है, तो पहले क्या थे कि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना कोई रिसर्च नहीं करता था। तो पहले के ज़माने में जो वास्तु बैलेंसिंग होती थी वो फूड के ऊपर होती थी। मतलब जितने भी देवता हैं उनके कुछ मनपसंद फूड होते हैं, अगर आप वो उस जगह पे रख देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। लेकिन आप हर टाइम हर देवता के ऊपर फूड रखने जाएंगे या हर टाइम वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे, वो पॉसिबल तो नहीं है। फिर जैसे जैसे टाइम अपग्रेड होता गया, है ना, फिर आया पायरा वास्तु। पायरा वास्तु यानी आपने कभी देखा होगा कि लोग घर में पिरामिड लगाते हैं, फिर ब्रह्म स्थान में खड्डा करके पिरामिड डिग करवाते हैं, तो ये पायरा वास्तु का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट्स एडवांस वास्तु, जिसमें आपको ना तोड़फोड़ करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत है। कुछ चीजों के रेक्टिफिकेशन से ही आपका वास्तु दोष क्लियर हो जाएगा। वास्तु में सिर्फ दो चीजें थोड़ी सी मुश्किल है जिसके सॉल्यूशंस नहीं हैं। एक नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन और टॉयलेट है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको वहां से रिमूव ही करना पड़ेगा। और दूसरा आपके साउथ वेस्ट की एंट्री। ये दो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आपको या तो बंद करना पड़ेगा या तो वहां पे उसको क्लियर करना पड़ेगा। जो वास्तु होता है और जो एस्ट्रोलॉजी होती है, तो क्या ये दोनों कनेक्ट है अपने आप से या एस्ट्रोलॉजी का पूरा बिल्कुल कनेक्टेड है। मैं और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। हम जनरली किसी से सवाल पूछते हैं ना, यार तेरा कितना परसेंटेज सही गया एग्जाम, या एग्जाम में कितने परसेंटेज आएंगे, तो हम उसको कितने में लेते हैं? 100 में लेते हैं। वैसे ही मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं 3 चीजों में अपनी लाइफ को डिवाइड करती हूँ, मेरे क्लाइंट की या मेरी, जिसमें 33% मैं वास्तु को अलॉट करूंगी, 33% मैं दशाओं को रिप्रेजेंट करूंगी, जो कि जब आप बर्थ लेते हैं तब आपकी दशाएं डिसाइडेड हो जाती हैं कि इतनी दशाएं इस प्लेनेट की है, इतने साल की दशाएं इस प्लेनेट की है। और 33% मैं कर्मा को अलॉट करूंगी। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हम चेंज कर सकते हैं? सिर्फ वास्तु और कर्मा। तो ये दोनों चीज हमारे हाथ में है कि हमको हमारी लाइफ अगर इजी बनानी है तो हम अगर वास्तु का रेक्टिफिकेशन करते हैं या वास्तु कंसल्ट करते हैं तो 33% वो सही हो जाएगी। तो वहां से जो हर्डल आनी है ना, वो कम हो जाएगी। दूसरा, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स करने के लिए बताएंगे। तो वो आपका कौन सा प्रेफरेंस हो गया? कर्मा रेक्टिफिकेशन। तो जब आपके कर्मा आप अच्छे से कर लेते हैं, आपका वास्तु सही है, तो दशाएं ऑटोमेटिकली आपको सफर कम करेगी। तो ये चीज अगर आपने समझ ली ना कि हाँ यार वास्तु मैं करवा सकता हूँ, पंडित जी ने बोला है उस हिसाब से मैं इतने कर्मा करूंगा, तो दशाएं चाहे कैसी भी है आप आराम से उसमें से निकल जाओगे। लेकिन वो जो चेंजेस है वो अंदर से भी आना जरूरी है, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये सिर्फ आप क्या कर्म करते हो वो देखता है, लेकिन आपके भाव, आपके विचार वो भी देखते हैं। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी हुई क्या? एस्ट्रोलॉजी अगेन हमारे पिछले जन्म के कर्म के बेस पर इस बर्थ में हम क्या बेनिफिट भोगेंगे, क्या हम नेगेटिव चैलेंजेस फेस करेंगे, उसका एक लेखा जोखा है। मतलब आप अगर एक लाइन में अगर बोलूं तो एस्ट्रोलॉजी इज अ जीपीएस ऑफ योर लाइफ। आजकल लोग क्या करते हैं, गूगल मैप में डालते हैं और पहुंच जाते हैं। अगर आप उसी रास्ते पे चलते हैं तो आप अच्छे से बिना हर्डल्स के उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं।
तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आपका डेस्टिनी आपको बताती है कि आपको कब हर्डल्स आएंगे, कब आपका अच्छा टाइम आएगा। मान लीजिए हर्डल आएंगे ऐसा बताएंगे तो सामने वाला इंसान घबरा जाएगा। बट यहाँ पे आपको कौन सा एस्ट्रोलॉजर आप चूज करते हैं ना अमन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, अगर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जो आपको डरा रहा है, आपकी 7.5 आएगी, आपका मंगल अस्त का है, आपका ये ग्रह खाड़े में बैठा है, ये नीच का ग्रह है, वहाँ से तुरंत उठ जाइए। जिस एस्ट्रोलॉजर से आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए ही मत, क्योंकि सही एस्ट्रोलॉजर वो है जब आप कंसल्ट करने जाओ तो वो आपको सही ज्ञान दे कि अगर आपका देखो मंगल अस्त का होता है मतलब वो बंदा लेजी है, तो सिंपल उसको बोलो कि जब तक तुम अपने बिहेवियर में डिसिप्लिन, टाइम की पंक्चुअलिटी या वो जुनून या वो पैशन लेके नहीं आओगे तब तक काम नहीं होगा। क्योंकि इस लाइफ का उसका लर्निंग लेसन क्या है, वो चीजें अपने अंदर लाना। तो ये करना जरूरी है क्या। और उसके लिए जनरली पंडित जी क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा करो। अभी हनुमान चालीसा करने को क्यों बोलते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर को या जो भी पंडित जी हो तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी किसके कारक है, शक्ति के कारक है। मुझे ये बताइए कि जब रामायण का, जब रावण और राम जी का युद्ध हुआ था तो हनुमान जी को बोला कि आप जड़ी बूटी लेके आओ, तो हनुमान जी ने ये बोला मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, वो झट से गए पट से वापस आए। तो जब आप हनुमान चालीसा की चैंटिंग करते हो ना, तो वो हनुमान जी वाली क्वालिटी जो है वो आपके अंदर आना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो हनुमान चालीसा के पीछे यहाँ पे जो रेमेडी की हम बात कर रहे थे ना, तो ये भी एक रेमेडी है, लेकिन वो इस तरह से हमें हेल्प करती है साइंटिफिक तरीके से। तो बेसिकली कहने का मतलब है जो एस्ट्रोलॉजी है वो जीपीएस ऑफ योर लाइफ, कहाँ पे कर्मा का रेक्टिफिकेशन करना है, किस तरफ से लाइफ को आपको मोल्ड करना है, और आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो। देखो डेस्टिनी में कुछ चीज़ें प्री डिसाइडेड है, लेकिन अगर आपको कोई चेतावनी देने वाला मिल जाता है तो आप उस एंगल से भी थोड़ा बहुत सोचते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, आपके किसी इंसिडेंट को, मतलब लाइफ में कोई घटना बनने वाली है उसको वो रोक नहीं सकते, वो घटना तो घटेगी बट उसकी सफरिंग कम होगी, या उसके जो रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उसकी जगह वो कम नेगेटिव होंगे। मतलब एक कहावत है हमारे गुजराती में कि तलवार नो घा सोए थी टड़्यो। मतलब जो चोट हमें तलवार से लगने वाली थी उसकी जगह उसका सॉल्यूशन सुई से ही हो गया। तो एस्ट्रोलॉजर आपकी डेस्टिनी या किसी घटना को बदल नहीं सकते। अगर आप किसी ऐसे इंटेंशन से एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि ये मेरा भाग्य बदल देगा या मेरे साथ होने वाली घटना को बदल देगा, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपकी लाइफ की सफरिंग को कम कर सकते हैं, उसके जो रिजल्ट नेगेटिव आने वाले हैं बहुत सारे, उसको कम नेगेटिव कर सकते, बट वो घटना को नहीं रोक सकते। क्योंकि वो कर्म का फल है जो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आपने कर्मा रेक्टिफिकेशन कर दिया, आपने वास्तु सही कर दिया, तो डेफिनेटली आपकी सफरिंग ऐसी चीजों से कम होगी। मान लीजिए किसी के बहुत लाखों डूबने हैं, उसकी जगह उसका थोड़े में ही काम बन जाएगा, मतलब उसको कम लॉस होगा। यू कैन से लाइक दिस। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं, किन्हीं को कम नॉलेज होती है और कुछ एक्सपर्ट है। तो अपन को किसके पास जाना है, तो ये भी तो अपना ऑलरेडी लिखा है या अपने कर्म है कि आपको पहले यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, बर्बाद होना है ओवरऑल, तो वो भी तो अपने कर्म में लिखा जा चुका है ना। बिल्कुल, इस बात से मैं बहुत एग्री करूंगी कि आपके कर्मा जैसे है ना वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। मतलब मान लीजिए किसी बंदे की दशाएं बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उसको काफ़ी सफरिंग हो रही है, वो फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, वो रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, बट उसने अपनी नीति नहीं छोड़ी। नीति क्या है, केतु है, आपके थॉट प्रोसेस है, वो अपने उसी मॉरल और सिद्धांत पे चल रहा है। तो ये चीज़ भी भगवान नोटिस करता है। तो जब उसकी दशाएं खराब है फिर भी ये बंदे ने अपना मॉरल एथिक्स नहीं छोड़ा, तो भगवान क्या करेंगे, ये सोशल मीडिया है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट ही तो करवाते हैं। तो उसका जब अच्छा टाइम आना होगा ऐसा लिखा हुआ है,
तो वो क्या करेगा, गूगल पे सर्च करेगा कि एस्ट्रोलॉजर नियर मी। फिर भगवान उसको उसी एस्ट्रोलॉजर के पास भेजेंगे जो जहां से उसका काम बनना है या उसके पैसे नहीं बिगड़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपके कर्म के ऊपर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, आप कितना मॉरल एथिक्स सिद्धांत से चलते हैं उसके ऊपर ही डिसाइड होगी। अगर कोई बंदा बहुत नेगेटिव कर्मा करे जा रहा है, उसका बुरे टाइम में भी वो और शॉर्टकट के चक्कर में और नेगेटिव कर्मा करने जा रहा है, तो उसको वो वाले बाबा जी मिलेंगे जो पैसे ऐड के चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो आपको अच्छा वाला एस्ट्रोलॉजर मिलना भी आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको वो अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। ओके अच्छा, बेसिकली अपन किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बहुत होते हैं जो डराते हैं अपन को, लाइक कि तेरे लाइफ में ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्ट तरीके से अपने ऑरा को वीक कर रहे हैं। बिल्कुल वीक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो भी हमारे ऑरा को इन्हांस करती है। कैसे? माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि जो एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहे हैं ना कि अब तुम्हारी 7.5 आने वाली है, तुम्हारा इतना लॉस होने वाला है, चाहे हेल्थ का चाहे फाइनेंस का, उठ जाओ वहां से। आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जो गंभीर परिस्थिति में भी आपको मोटिवेट करे, जो आपको रास्ता दिखाए कि ये घटना होने वाली है, लेकिन तुम अपने आप को इस प्लेनेट के हिसाब से अगर मोल्ड करते हो तो तुम्हारी वो 7.5 तुम्हें सफरिंग देगी, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा दे के भी जाएगी। हर 7.5 बुरी होती है ऐसा जरूरी नहीं होता। वो आपकी कुंडली के कर्मा के बेस पे, देन आपके प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेट के प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो बेसिकली अपन को सबसे पहले अपना ऑरा ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑरा और आपकी थॉट प्रोसेस और आपके कर्मा, अगर वही ठीक नहीं है तो फिर कोई चीज ही नहीं है, फिर तो आगे अपन कुछ कर ही नहीं सकते ना। आप उसको, अगर उसने सोच लिया कि मेरे साथ गलत होगा और मेरे को नहीं समझना है, तो आप उसको कितना ही समझाओ, कितना ही कर्म करने के लिए बोलो, वो तो वही करेगा जो उसने अपने माइंड में ठान लिया है कि नहीं मेरे साथ तो बुरा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली इंसान को वो रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल आई एम डूइंग गुड कर्मा और एक्चुअल आई एम डूइंग बैड कर्मा। क्या मैं ये एथिक्स से कर रहा हूँ, क्या मैं ये मॉरल से कर रहा हूँ? तो वहीं से आपकी ऑरा बिल्ड होना शुरू होती है, आपके काम बनना शुरू होते हैं। सही इंसान के पास भी आप तभी पहुंचोगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। लाइफ किसी को बाद में होता है, किसी को पहले होता है, लेकिन जिसको पहले हो गया वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है और अपने आप से मतलब बच सकता है। लेकिन जिसको बाद में हुआ है ना, फिर वो उसका बुरा कर्म कहलाएगा, फिर वो अगर उसने गलत करा है तो किसी का। बिल्कुल। और कर्म का एक सिद्धांत है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैडम मैं पूरी लाइफ में मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने कोई ऐसे कर्म का बीज बोया है जिसका फल आप अभी खा रहे हो। तो आपके साथ बुरा होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बुराई के या शॉर्टकट के रास्ते पे चलोगे। आपको बस अपने कंसिस्टेंस गुड एफर्ट्स करने हैं, गुड कर्मा करते जाना है, तो आपकी लाइफ में वास्तु आएगा, अच्छे एस्ट्रोलॉजर आएंगे, तो लाइफ आपकी कहीं ना कहीं स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बेसिकली जब अपन भक्ति वगैरह करते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम भी फिर ज्यादा ही आती है। जैसे अगर अपन बात करें प्रहलाद की, उन्होंने भी भक्तियां की थी लाइफ के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में थी। ठीक है, मीरा की बात करें अपन, वो भी दिन रात नाम को जपते रहते थे उनके, लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम आई। तो भक्ति मतलब एक डेस्टिनेशन जो होती है अपनी, वो अपनी बेस्ट कर सकती है, लेकिन जो भोगना है वो कर्म में लिखा हुआ है। वो भोगना है, वो लिखा हुआ है, लेकिन आप भक्ति के माध्यम से अपनी लाइफ को मोक्ष की तरफ लेके जा सकते हो। लेकिन वो भक्ति जो है ना, वो समर्पण के साथ करनी है। समर्पण के साथ इन द सेंस अंधा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। जैसे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ पर से जब नीचे गिराया तो उनको फेथ था कि जो होगा मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। आज के जमाने में इतना समर्पण भाव जिसके पास होगा, उसके पास वो भगवान की पॉजिटिव वाली वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगी। तो वो समर्पण भाव आना बहुत जरूरी है। अच्छा, बेसिकली अपन किस भाव से ईश्वर को बुला रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर? अगर अपन बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना कि बिना किसी अपने मतलब से बस उसको सिर्फ याद कर रहे हैं, मतलब तो उनको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप ये सोच लो
कि अगर बुरा भी हो रहा है ना तो भी हरि की इच्छा, अच्छा हो रहा है तो भी हरि की इच्छा। मतलब जिस दिन आप मान अपमान से परे हो जाते हैं, आपको अगर कोई कुछ बोल देता है तो आपको बुरा अच्छा लगता है, उससे परे हो जाते हैं, तब जाके भगवान आपके पास आते हैं। ओके। और वो स्टेज तक पहुंचना बहुत कठिन है। इस सोसाइटी में बेसिकली अब तो कोई बचा नहीं है जो इतना डीपली उन चीज़ों को समझता होगा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यही हमारा लास्ट जीवन है, इसमें ही हमको सारी चीज़ें करनी है लाइफ के अंदर। देखो ये चीज़ें सोचने से सच्चाई नहीं बदलती। लोग सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये उनका लास्ट बर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, अगेन जब भी कलयुग का अंत होगा वापस से सतयुग की शुरुआत होनी ही होनी है। सो दिट्स अ एंडलेस साइकिल। तो आप अगर अच्छाई के पथ पे चलोगे ना तो हार्डल्स कम आएंगी, फिर दूसरे बोलेंगे कि यार इसकी लाइफ तो कितनी स्मूथ चल रही है, लेकिन वो स्मूथ क्यों चल रही है? क्योंकि उसने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, सबके बारे में अच्छा सोचा है, अपने अच्छे कर्म के बीज बोए हैं, तब जाके उसको अच्छा फल मिल रहा है। अच्छा, बेसिकली ऐसा होता है कि कोई इंसान लाइफ में बुरा करता है लेकिन फिर भी उसके साथ में अच्छा होता है, तो मेन मतलब उसके पहले जन्म के जो कर्म है वो अच्छे हैं, इसलिए उसको वो मिल रहा है। और अभी का जो वो कर्म कर रहा है नेगेटिव, मतलब रावण का देखो, पैसे आ गए, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो उसमें अहंकार आ गया। तो अगर कोई बंदा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा है लेकिन उसके एक्शंस है या उसके बिहेवियर में वो नेगेटिविटी आती है, जैसे दूसरों का अपमान कर दिया, अपने से दूसरों को कम समझ लिया, तो या फिर अपने बिजनेस में कोई मिलावट करना शुरू कर दी, अपने एथिक्स और मॉरल के अगेंस्ट जाके चीटिंग करना शुरू कर दिया, तो अभी जो उसको अच्छा फल मिल रहा है वो उसके पिछले जन्म के कर्म का फल है। लेकिन अभी वो जो पैसों की वजह से उसके अंदर जो अहंकार आया है वो भी तो कहीं ना कहीं नोट करता है हमारा चित्रगुप्त, तो उसकी सजा भी उसको आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। अच्छा, बेसिकली आपके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स कौन से आते हैं? मैं अगर बताऊं तो मेरी मास्टरी ज्यादातर 4 चीज़ों में है। पहला वास्तु एक्सपर्ट, मतलब वास्तु कंसल्टेशन इज माय इंटरेस्टेड टॉपिक। उसके बाद उसको मैं कुंडली के साथ कंसल्ट करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल, ये 4 चीज़ें बेसिकली मेरी मास्टरी हैं। मतलब बहुत सारी मॉडलिटी जानती हूँ बट मेरे क्लाइंट को ये 4 में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। बेसिकली ये न्यूमरोलॉजी की आपने बात करी है, तो ये क्या होता है? न्यूमरोलॉजी यानी जब भी आपका कुंडली आप बनाते हो तो आपकी बर्थ डिटेल मांगते हैं, जिसमें बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और डेट मांगी जाती है। तो कई लोग होते हैं कि पंडित जी ने इतना मतलब लोगों को डराया हुआ है ना कि लोग अपनी कुंडली दिखाना नहीं चाहते। तो न्यूमरोलॉजी उन लोगों के लिए है जो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, या मैम हमारी बर्थडे देख के कुछ बता सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो न्यूमरोलॉजी चीज़ है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट ईयर कैसा आएगा, बिल्कुल कुंडली की तरह होता है, बट न्यूमरोलॉजी इज अ शॉर्टकट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यू कैन से इन अ वन लाइन। तो जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये बहुत सारे पैरामीटर्स आपको बता देती हैं कि आपका ये वीक पॉइंट है। जैसे मैंने कुंडली में बताया, आपको मंगल का एग्जांपल दिया कि आप लेजी हैं, चीज़ों को डिले करते हैं, तो ऑफकोर्स आपके काम नहीं बनेंगे। तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी में एक्शन लाइन होती है, मेंटल लाइन होती है, थॉट लाइन होती है, विल पावर लाइन होती है। तो वहाँ से भी आपको पता चलता है कि मुझ में कौन से एरिया पे मुझे काम करना है, जिससे मेरा थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या रिलेशनशिप स्टेबिलिटी है। तो न्यूमरोलॉजी से भी आपको गाइडेंस मिलेगा, बट वो वेस्टर्न कल्चर का है। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ आजकल आ गई है। कबाला न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन है, चैलेडियन है। बट मैंने अभी तक जो रिलेट किया है, चैलेडियन न्यूमरोलॉजी ज़्यादा रिलेट करता है। किसी भी डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं एनालिसिस करती हूँ तो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी ज़्यादा सटीक बैठती है। तो बेसिकली आपको कितना टाइम लगता है इस चीज़ों करने में? मतलब अगर मैं बताऊँ तो मैं दिन की सिर्फ 3 अपॉइंटमेंट लेती हूँ।
मेरी जो भी कंसल्टेशन फीस है मैं एक क्लाइंट को मिनिमम 2 से 2.5 घंटा में देती हूँ। ओके। क्यों? क्योंकि मैं वो एस्ट्रोलॉजर या वो वास्तुशास्त्री में से नहीं हूँ कि आपने आया मैंने बता दिया ये करना है ये करना है ये करना है, नहीं। मैं क्लाइंट को कर्मा के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, उसके बाद मैं उसको ऑरा वाइब्रेशन जो हमारे डिस्कशन हुई उसमें से जितना भी उसको ज़रूरत है मैं उसको वो सारे रीज़न दूंगी कि उसकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए और वो मेरे यहाँ कंसल्टेशन के लिए आया है तो वो मोटिवेट होके आगे जाए। तो बेसिकली मेरा कंसल्टेशन 2 से 2.5 घंटा मिनिमम चलता है। भूमिका जी, जब हम इस सृष्टि में या संसार में आते हैं तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमको एक वर्ड मिलता है हमारे नाम का पहला अक्षर जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमारे राशियां बनती है, देन राशि से कुंडलियां बनती है। तो लाइफ के अंदर ये राशियों का क्या रोल प्ले होता है? देखो, राशियों की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारे जो इंडियन कल्चर हमारा जो फॉलो करता है वो चंद्र राशि फॉलो करता है, मून साइन बोलते हैं। वेस्टर्न कल्चर सन शाइन फॉलो करता है, मतलब सूर्य जिस राशि में है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि आप अगर मून राशि को फॉलो करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस अच्छे रहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो नाम रखा जाता है ना वो उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी और एक वाइब्रेशंस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये नाम रख दिया तो लाइफ में हर्डल्स आएंगे ही नहीं। क्योंकि अगेन सारी चीज़ आपके कर्मा पर ही आके अटक जाती है। देखिए, भगवान राम के कितने नाम हैं, भगवान शिव के कितने नाम हैं, भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं, तो वो तो कितनी सारी राशियां हो गई। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ राशियों तक सीमित नहीं है, वो पूरा आपके कर्म का लेखा जोखा है, जिसमें कर्मा रेक्टिफिकेशन आता है कि भाई आपको ये करना है तो आप इसका डोनेशन करो, आपको ये करना है तो आप इस मंदिर पर जाओ, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ना सब कुछ एनर्जी पे काम करता है। तो वो एक सही बंदा आपको मिलना आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, या फिर आपको पहचानना आना चाहिए कि एक्चुअल में ये बंदा कितना नॉलेजेबल है। अगर आपको सही एस्ट्रोलॉजर ढूंढना है ना तो आप उनसे सवाल करो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा नो डाउट, बट आपको पता चलेगा कि वो बंदा कितना नॉलेजेबल है। राशियों के अंदर आजकल जो पंडित वगैरह होते हैं ना वो ऐसे बोलते हैं कि आपका शनि भारी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब पूरा डरा देते हैं। तो क्या शनि इतना हानिकारक होता है कि अपनी लाइफ के लिए? लोगों ने है ना ये एक डर का बिजनेस चला के रखा है। बेसिकली शनि जो है ना ये जज है। बात करते हैं हम शनि की, तो शनि जो है ना उनको कर्मफल दाता बताया गया है। तो शनि ये नहीं देखता कि ये बंदा कितना पैसे वाला है, ये बंदा कितना गरीब है। वो बोलेंगे तूने जैसा कर्म किया है वैसा तुम्हें फल दूंगा। तो 7.5 से वही बंदा डरेगा जिसको अंदर से पता है कि यार मैंने गलत किया है, अब 7.5 आने वाली है, तो पंडित जी के पास जाके इसके कुछ उपाय तोने टोट के लेके आते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने फॉर एन एग्जाम्पल कोई बंदा खाने का बिजनेस कर रहा है, बहुत टाइम से उसका बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको हमने रिलेट किया कि पिछले जन्म के कर्म के अकॉर्डिंग उसका बिजनेस अच्छा चलना था, लेकिन उसने उस प्रेजेंट में कौन से क्वालिटी को चूज किया, चीट करने का, बेल सेल करने का, मिक्स करने का, लोगों को गंदा फूड खिलाने का। अब आ गई उसकी 7.5। तो जो कर्म उसने किया है, क्या 7.5 में सिर्फ शनि जी के ऊपर तेल चढ़ाने से या शनि चालीसा करने से वो कर्म का फल कट जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो आपने किया है, जिस इंटेंट से आपने किया है, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप अगर कुछ सोचते भी है ना तो भी वो कर्म है। वो कर्म जो आपने सोचा है वो आपकी वाणी बनती है, और उसी वाणी से एक्शंस बनते हैं, और वो एक्शन आपके कर्म बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप कर्म करते हैं ना उसके पीछे काम कौन कर रहा है? आपकी थॉट प्रोसेस, यानी आपकी सोच काम कर रही है। तो शनि आपको
आपके सोचे हुए कर्म का भी फल देता है। ओके। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूँगी। जी बिल्कुल। सब लोगों को पता है कि भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन अवतार। तो पहले के ज़माने में क्या था, सतयुग में देवता और दानव की बाउंड्रीज अलग अलग थी। मतलब देवता का प्लेस कहीं और था, दानव का प्लेस कहीं और था। फिर जब रामायण आई, जिसको हम जो युग बोलते हैं द्वापर त्रेता युग, तो उसमें राम और रावण एक ही कंट्री में या एक ही युग में दोनों निकट आ गए, समीप आ गए। जब कृष्ण भगवान का युग आया तो देव और दानव एक ही फैमिली में आ गए, जैसे कौरव और पांडव। और कलयुग में वही देव और दानव हमारे अंदर आ गए हैं। मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव का कांस्टेंट हमारे दिल और दिमाग में फाइट चलती रहती है। तो उसमें से आपको चूज करना है हमें पॉजिटिव को, कि मेरे एक्शन से या मेरी सोच से मैं किसी का बुरा तो नहीं सोच रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं यार इसका जब धंधा कितना बढ़िया चल रहा है, इतनी भेल सेल कर रहा है, भगवान करे इसका बंद हो जाए तभी इसको अकल आएगी, तो वो भी नेगेटिव कर्मा है। फिर जेलेसी पैदा होगी, जेलेसी पैदा होगी तो आप उसके लिए नेगेटिव कुछ एक्टिविटी करना शुरू करोगे। तो आपने सोचा तो जेलेसी जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपके एक्शन में आई। क्या आपने उसका किस तरह से बुरा हो या उसके लाइफ में कैसे हर्डल्स क्रिएट हो वो करना आपने शुरू किए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव एक्शंस होता है ना, तो उसके पीछे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपके थॉट्स हैं। तो हम वामन अवतार की बात कर रहे थे कि बलि राजा जो थे उनके दादाजी थे प्रहलाद। तो कहीं ना कहीं वो दादा का गुण राजा बलि में आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं तीनों लोक पे अपना साम्राज्य स्थापित करूं। अभी यहाँ पे वापस तीनों लोक पे अगर राक्षस साम्राज्य आ जाएगा तो देवता, नर, ये सब मनुष्य ये कहाँ रहेंगे, क्योंकि वो तो सबको प्रताड़ित करने में ही लगे हुए होते हैं। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन यानी बटुक रूप, छोटा सा बालक। तो वो वहां पे यज्ञ में आए हवन कराने के लिए। तो वामन अवतार में आए हुए विष्णु जी ने बलि राजा को बोला, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। तो राजा बलि को ये लगा कि ये छोटा सा बच्चा 3 कदम जमीन में कितना ही मांग लेगा। उसको नहीं पता था कि वामन रूप में भगवान विष्णु आए हैं। फिर यज्ञ खत्म होता है और वामन अवतार इतना क्यूट है ना, आप इंटरनेट पे फोटो डालोगे तो। मीनवाइल बलि राजा की एक बहन थी, उसको वो बटुक महाराज जो वामन रूप में आए थे वो बहुत पसंद आ गया। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि काश ऐसा मेरा बेटा होता। फिर यज्ञ खत्म होता है तो विष्णु जी वो जो वामन अवतार में आए हैं उन्होंने अपने कद को, स्वरूप को बड़ा किया। पहले कदम में उन्होंने स्वर्गलोक ले लिया, दूसरे कदम में उन्होंने पृथ्वी लोक को ले लिया, और तीसरा कदम कट, थोड़ा सा इसको एडिट कर देना। वामन रूप में आए भगवान विष्णु ने अपने कद को बड़ा किया। पहले कदम में उन्होंने स्वर्गलोक ले लिया, दूसरे कदम में पृथ्वी लोक ले लिया, और तीसरे कदम में उन्होंने बलि राजा के सर के ऊपर पांव रख लिया। दैट मीन्स अब बलि राजा को वो करना पड़ेगा जो वो बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं वामन रूप में आए विष्णु जी ने पृथ्वी की, देवों की, सबकी रक्षा की। ये एक्शन के बाद बलि राजा की जो बहन थी, जिसने पहले क्या सोचा था कि काश वामन रूप में आए बटुक महाराज जैसा मेरा बेटा होता। जब उन्होंने 3 कदम में ये सारी चीजें मांग ली, तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया कि अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसको जहर देके मार देती। यहाँ पे बलि राजा की बहन ने सिर्फ क्या किया, विचार किया, सिर्फ एक थॉट अपने दिमाग में लाए। तो यहाँ पे ये
बर्थ या ये जो स्टोरी है यहाँ पे खत्म होती है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि विचार का भी आपको कैसे फल मिलता है। फिर आते हैं कृष्ण जन्म में। जब कृष्ण का जन्म होता है तो वहां पे और एक कैरेक्टर है जो सबको पता है, जो पुतना के रूप में कृष्ण भगवान को मारने आई थी। तो पुतना ने अपना रूप बदला, यशोदा जी के वहां पे गए और उनको बोला कि मैं बच्चे को फीड कराना चाहती हूँ, लेकिन वो जहरीला दूध था। तो जो राजा बलि की जो बहन थी, जिसने सोचा था कि काश ऐसा मेरा बेटा होता, फिर वो जमीन मांग ली या तीनों लोक ले लिए भगवान विष्णु ने। उसके बाद उन्होंने जो थॉट लाए थे दिमाग में कि अब मेरा बेटा होता तो जहर दे के मार देगी, तो यूनिवर्स ने, भगवान ने, गॉड ने वो चीज आपको दी, फीडिंग कराया, मतलब आप माँ बने। लेकिन उसी फीडिंग में जहरीला दूध था, तो दोनों थॉट एक साथ मैनिफेस्ट हो गए। तो यहाँ पर व्यूअर्स को ये समझना है, मतलब हमारी जितनी भी कथाएं हैं ना अमन जी, सिर्फ कथाएं जानना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप जो भी स्टोरीज हैं, जो भी कथाएं हैं, उसमें से एक्चुअल में आप क्या निचोड़ निकालते हैं, आप क्या मॉरल को समझते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने जो स्टोरी आपको बताई, वो उसमें से ये मॉरल निकलता है कि आप कुछ भी सोचते हैं ना, उसका भी आपको फल मिलता है। तो शनि महाराज जो कर्म फल दाता है, वो आपके विचार को कैसे इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सीख है कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, मॉरल पे, एथिक्स पे, सिद्धांत पे ही चलना चाहिए। अच्छा, बेसिकली जो अपन शनिदेव के ऊपर तेल वगैरह चढ़ाते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो ठीक है, आप करो, वो तो आपके कर्म है, आप कर रहे हो। लेकिन जो आपने कर्म किए हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन पूजा पाठ बंद कर देंगे तो भी वही चीज होगी, बट आप जो पूजा कर रहे हो तो शायद थोड़ा सा वो आपसे होगा, चीजें कम हो जाए। वो जैसे शनि भगवान को हम सर्वेंट, लोअर क्लास पीपल, बुजुर्ग, हमारे यहाँ के सर्वेंट, इस सब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इनके प्रति दया का भाव रखते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो शनि महाराज कभी भी आपको खराब फल नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक सीख क्या मिलती है कि चाहे कोई इंसान बड़ा है या छोटा है, चाहे काम में, चाहे प्रोफेशन में, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सर्वेंट को डांट देते हैं, जैसे उनके नौकर हैं, उनका दिल दुभाते हैं। फिर शनि महाराज आएंगे और फिर आपको सज़ा भी देंगे कि तूने ऐसा बिहेवियर किया है दूसरों के साथ, तो तुम्हारे साथ भी वो बनना जायज़ है। क्यों? शनि महाराज ये बताएंगे कि अब तुम्हें वो चीज़ फील करनी है जो तुमने दूसरों को फील कराई है। तो आप कर्म के फल से तो नहीं बच सकते। बेसिकली ये जो भी दशाएं नेगेटिव ऑपरेट होती है ना हमारी कुंडली में, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो सफरिंग तक हम भगवान भगवान करते हैं, फिर जब अच्छा टाइम आता है हम हमारी सफरिंग को भूल के वापस उसी रास्ते पे चलते थे जहाँ पे पहले चलना हमने शुरू किया था। तो बेसिकली ये जो दशाएं नेगेटिव ऑपरेट होती है ना, ये आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए आती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको कोई नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। बेसिकली भूमिका जी, अपन कुंडली की बात कर रहे थे, तो कुंडली में शनि एक अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एंड राहु केतु, ये दो चीज भी है, और इससे पंडित भी ज्यादा इसको दिखाते हैं कि हमारे लिए मतलब हार्मफुल करते हैं हमको और नुकसान ही पहुंचाते हैं राहु केतु। तो राहु केतु का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु पॉजिटिव भी होता है, राहु नेगेटिव भी होता है। अगेन यहाँ पे आपके कर्मा के ऊपर हम आएंगे। अगर किसी पर्सन की कुंडली में राहु की महादशा ऑपरेट हो रही है, क्या राहु की महादशा चल रही है, तो उसको क्या होगा, नेम फेम भी मिलेगा। लेकिन दूसरे पर्सन जो सेम राहु की दशा चल रही है, उसको हर्डल्स आ रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसके काम नहीं बन रहे हैं। मतलब दो पर्सन की दशाएं चल रही है, एक पर्सन गेन कर रहा है राहु की महादशा में, दूसरा पर्सन का डाउनफॉल हो रहा है। तो यहाँ पे राहु कैसे काम करता है, राहु आपका एक विजन भी है।
तो आप विजन को अच्छी तरह ले रहे हो या बुरे की तरफ। ओके, समझ में आया? अगर आपने अनएथिकल करना शुरू किया तो राहु आपसे सब छीन लेगा एक झटके में। लेकिन उसी विजन पे आप अपने मॉरल एथिक्स के ऊपर चलते हैं तो राहु आपको वो चीज दे सकता है जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पे राहु को थोड़ा सा प्लानिंग प्लानेट कहा गया है। मतलब जब भी आपकी राहु की दशाएं चल रही है ना, आप थोड़ा प्लानिंग करके चलो, बड़े विजन लेके चलो, लेकिन वो विजन के पीछे आपके एथिक्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, सो दैट्स अ तामसिक चीजें हैं, तो वो अगेन आपकी ऑरा को, चक्रा को डिस्टर्ब करेंगी। आप कहीं ना कहीं वो एथिक्स मॉरल पे नहीं चल पाओगे जहाँ पे आपको चलना है। तो इसीलिए राहु की दशा में जनरली आप अच्छे से रहोगे तो राहु अच्छा फल भी देता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी भी राहु की महादशा चल रही है उनको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। वो भी आपके कर्मों को देखते हैं। अब हम केतु की बात करते हैं। बेसिकली केतु का जो नक्षत्र है उसकी शुरुआत मूल नक्षत्र से होती है, गंडमूल, जिसमें कुछ नक्षत्र आते हैं जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके लॉर्ड केतु होते हैं। तो उसमें जो मूल नक्षत्र है, तो मूल नक्षत्र बेसिकली हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसके रूट, उसका साइन है किसका? केतु का। तो बेसिकली जो केतु है ना, ये हमारे रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रूट्स क्या है? अभी हम कलयुग में जीते हैं, लेकिन हमारे रूट्स क्या है? सतयुग, हमारा सनातन धर्म। तो केतु की महादशा में आप अगर अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अगर आप भक्तिमय बन जाते हैं, हमारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको वो केतु की महादशा कम परेशान करती है। केतु आपके कर्म सेटलमेंट का भी कारक है। तो केतु की महादशा में लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि सब लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो चीज को वो टैकल नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसमें इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वो रिश्तों में मोह की वजह से बंधा हुआ है। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है ना, सो आप समझ लो कि आपका कार्मिक वहां पे सेटल हो रहा है। सो रादर देन टू गो इन अ डिप्रेशन वाला स्टेट, आपको वहां पे सब कुछ सरेंडर करके भगवान को समर्पित होके आपको डिवोटी बनना है उस ड्यूरेशन में। यहाँ पे और एक चीज मैं बताऊंगी, राहु जो है ना वो दादा को रिप्रेजेंट करता है, केतु जो है वो नाना को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है तो उसको जो नर्चरिंग है या उसको जो सीख है वो दादा से जितनी अच्छी मिलेगी उतनी कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो रहे हैं, दादा दादी का कॉन्सेप्ट उनके साथ रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए अभी जो जनरेशन है न्यूक्लियर फैमिली की, उनको ट्रबल्स आ रही है। और केतु, अगर गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है तो उसको बच्चे को जो नर्चरिंग, जो संस्कार मिलने हैं वो नाना की तरफ से मिलेंगे। तो कुंडली में बहुत सारी चीजें हैं ना, ये आपको कंबाइन करके देख के एडवाइस लेके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। भूमिका जी, जब हम कुंडलीज की बात कर रहे हैं तो आज के टाइम के अंदर जो फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चे का जो है बर्थ सब डिसाइड कर लेती है, बर्थ पहले तो डेस्टिनी से उसकी क्या होगी वो डिसाइड कर लेती है। तो क्या ये अपन कर सकते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए कोई कपल है, वो एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करता है कि भी हमें इनके सिजेरियन करवानी है, आप हमें कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, टाइम बता दीजिए और प्लेस बता दीजिए कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होना है। लेकिन यहाँ पे हमारी कुंडली में कुछ चीजें फिक्स होती है जिसको आप नहीं बदल सकते। जैसे कि आपकी कुंडली में पहले से ही डिसाइडेड है आपके माता पिता कौन होंगे, आपके बच्चे कौन होंगे, आपकी आयु कितनी होगी, आपके पास वेल्थ कितनी होगी, आपकी शिक्षा कितनी होगी। ये चीजें प्री डेस्टाइन है। इसमें आप थोड़ा सा कर्म के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन किसी का आना या जाना आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर कोई कपल ऐसी अगर कंसल्टेशन लेने एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो भी पूर्व निर्धारित है। लेकिन इंसान खुद ऐसा समझता है कि हमने तो एस्ट्रोलॉजर को बता के किया था, इसलिए बच्चे का भविष्य इतना अच्छा हुआ। लेकिन जो कोई भी बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसका पहले से ही आने का टाइम, जाने का टाइम, ये सब कुछ वो फिक्स करके आया हुआ है।
ओके। सिर्फ हम ऐसे भ्रम में जीते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ओके। तो आप किसी का आना डिसाइड नहीं कर सकते, वो पहले ही आने का डिसाइड था, लेकिन आपने वो चीज एग्जीक्यूट की, जिसमें माध्यम कौन बने? पंडित जी। अगर आप पंडित जी के पास नहीं जाते ना, तो भी नेचुरल सिनेरियो भी वही बनता है जो पंडित जी ने बताया है। ओके। तो आप किसी के बर्थ को बिल्कुल सीमित या फिर डिसाइड नहीं कर सकते। ओके। बेसिकली फैमिली तो मतलब पॉजिटिव सोच के ही चीजें करने जाती है, बट है तो ये नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव थॉट इसको नहीं बोला जा सकता, इनको पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। लेकिन वो बच्चा जो आपके साथ जुड़ने जा रहा है, उसकी भी कुछ किस्मत होती है, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। ओके। तो आप सिर्फ माध्यम है अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमने देख के करवाया, बट आप देखने जाने वाले हो, आप एडवाइस लेने जाने वाले हो, ये भी पहले से निर्धारित था। अच्छा, बेसिकली अगर अपन डेली लाइफ में बात करें तो अपन कहीं विजिट भी करते हैं ट्रेनों वगैरह में, तो अपन को फ्लायर मिलते हैं कि मन चाह प्यार पाएं, वसीकरण टाइप का। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता भी है ये? एक्चुअली ये थोड़ा सा फनी टॉपिक है मेरे लिए। तो बेसिकली ये जो एड्स वगैरह आती है ना, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। कि जैसे मान लीजिए वुडू हो गया या वशीकरण कुछ मंत्रों के द्वारा हो गया। फिर जैसे हमारे जो डीएनए है ना, ये 3 या 5 जगह ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसको मैं कभी बढ़ावा नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं अगर कोई ऐसी सवाल पूछता भी है ना, तो मैं सामने वाले को एक ही सवाल पूछती हूँ, आपको अगर कोई कठपुतली बना के रखे तो कहने का मतलब वशीकरण और कुछ नहीं, किसी इंसान को कठपुतली बनाना है। एक्चुअली वो अंदर से आपको प्यार नहीं करता, लेकिन सिर्फ आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको मजबूर कर रहे हो कि मुझे प्यार करे। और वो वशीकरण के बाद वो बंदा आपको प्यार कर रहा है, बट वो अंदर से नहीं कर रहा है। आपने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र या कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेके उसको मजबूर किया है। तो मैं वशीकरण को कभी बढ़ावा नहीं देती। दूसरी चीज, बार बार चीजें कर्मा पे ही आती है। आपका कर्म का लेखा जोखा जिसके साथ जितना लिखा हुआ है, वो इंसान, वो चीज या वस्तु आपके पास उसी टाइम तक रहेगी। जैसे ही उसका लेन देन खत्म हो जाएगा, वो चीज, वो इंसान ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये जो वशीकरण वगैरह चीजें हैं ना, ये सबसे पहले तो इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है कि इसको कोई एग्जीक्यूट लंबे समय तक कर सके। छोटे मोटे टोटके से हो सकता है कि टेम्पररी थोड़ा सा हो जाए, बट मैं ये चीज को कभी भी बढ़ावा नहीं देती। क्यों किसी को कठपुतली बनाना? क्योंकि जब आप ऐसी चीजों में जाते हो ना, तो आप भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव कर्मा का पार्ट बनते हो। मतलब आपने किसी के ऊपर उसकी मर्जी के बिना उसको विवश किया कि वो आपको प्यार करे, तो वो कर्मा रिटर्न होके आपके पास आना है। फल कैसे मिलता है वो हमारे ग्रह या भगवान डिसाइड करेंगे, बट जो कर्मा किया है उसका फल आपको मिलेगा। तो ज़्यादातर मैं यंगस्टर्स या फिर ऐसे जो सवाल आते हैं ना, उनको मैं ये बोलती हूँ कि रादर देन उसके पीछे भागने की जगह या उसको वश में करने की जगह आप लेट इट गो करो, और ये बिलीफ सिस्टम रखो कि हो सकता है कि मेरा इसके साथ जो भी कर्मा का लेन देन है वो पूरा हो गया है। और अपने आप को भक्ति में जोड़ो। अगर आपको रोना ज़्यादा आ रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आप हीलिंग मोडालिटी का सहारा लो, आप काउंसलिंग का सहारा लो, आप क्रिस्टल का सहारा लो। अपने आप को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में आप डाइवर्ट करो, रादर देन टू गो लाइक टोना टोटका, तांत्रिक क्रियाएं या वशीकरण, ये सब में आपको नहीं जाना है। क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट ही देती है। तो इसको मैं कभी भी बढ़ावा नहीं देती। बेसिकली ये भी नेगेटिव कर्म ही है जो अपन कर रहे हैं, वो अपन को भोगना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आप किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हो, दैट मीन्स उसकी इच्छा के बिना आप उसको विवश कर रहे हो। तो क्या ये अच्छी बात है? सवाल भी खुद करो, आंसर अपने आप अंदर से ही मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वार्थ के चक्कर में, लालच के चक्कर में
हम खुद ही नेगेटिव कर्मा करते हैं और फिर जब उसको भुगतने की बारी आती है ना तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ते हैं। लेकिन आपने जो बीज बोया है वो उसका फल तो काटना पड़ेगा। अगर आपने बबूल बोया है तो क्या आपको आम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो आपने अगर कोई नेगेटिव कर्मा किया है तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? बेसिकली भूमिका जी, ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये जो क्रिस्टल है ना, सबसे पहले ये वर्ड आया कहाँ से? तो स्टोन को भी आप क्रिस्टल बोल सकते हो, जेम स्टोन को भी आप क्रिस्टल बोल सकते हो। जेम स्टोन जो होते हैं वो हाईली एनर्जाइज होते हैं, मतलब उसकी एनर्जी और वाइब्रेशंस हाई होते हैं, जो ज़्यादातर पंडित जी प्रेफर करते हैं। मूंगा पहन लो, पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो। जबकि जो क्रिस्टल है वो सेमी प्रीसियस स्टोन में कंसिडर करे जाते हैं। तो बेसिकली मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि क्रिस्टल इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको आगे बताया ना कि हमारे चक्रा में कभी कभी इम्बैलेंसिंग हो जाती है कि हम खुद को नहीं बदल पाते हैं, लेकिन हम अंदर से तो चाहते हैं कि हम बदले, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो वो चीज़ जनरली मैं अपने कंसल्टेशन में क्रिस्टल को प्रेफर करती हूँ। लेकिन सही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्रिस्टल के नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा है, कुछ भी चिपका दिया जाता है और रिजल्ट नहीं मिलते। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि क्रिस्टल बनते कैसे हैं। तो हर कंट्री में वोल्केनो होता है, हर कंट्री की मिट्टी भी अलग है, मिट्टी अलग है तो केमिकल कंपोनेंट्स भी होंगे। तो ये जो लावा होता है ये अर्थ में बहुत अंदर तक जाके बहुत सालों तक ठंडे पड़ते हैं और वो क्रिस्टल में या स्टोन में परिवर्तित होते हैं। आप गूगल पे करना, आपको बहुत सारी जगह पे क्रिस्टल्स की पूरी ना पूरी, जैसे अपने गोल्ड की माइनिंग होती है ना, वैसे क्रिस्टल की माइनिंग्स होती है। क्योंकि पहले के ज़माने में जहाँ पे लावा था, वोल्केनो है, वो जगह को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, फिर वो ठंडा हो गया, वो स्टोन हो गया, फिर वो जगह किसी ने बाय की, उसको पता चला कि यार इसकी वैल्यू तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो वाइब्रेट भी करते हैं। तो क्रिस्टल जो मिट्टी के केमिकल कंपोनेंट से मिक्स होके स्टोन में परिवर्तित हुए हैं, जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि जब आप उसको पहनते हैं तो वो चीज़ें आपको कैसे रिजल्ट देती हैं, तो वो आपके ऑरा की, आपके चक्रा की नेगेटिव वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपको पॉजिटिव चीज़ें देती हैं। मतलब जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, बेसिकली क्रिस्टल को हम लोग एनर्जी को पॉजिटिवली शिफ्ट करने के लिए यूज़ करने का रेकमेंड करते हैं। और ये जो क्रिस्टल है बहुत अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग क्रिस्टल का चुनाव किया जाता है। ये जो रिसर्च है, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी राजा महाराजा है ना, वो ऐसे अंगूठियाँ पहनते थे, उनके मुकुट पे एक जेम स्टोन हुआ करता था। तो उस टाइम पे क्या था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ राजाओं के लिए ही या राजाओं तक ही सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे ये युग बदलते गए, चीज़ों को लोगों में बांटना शुरू किया गया, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया गया। तो बेसिकली क्रिस्टल आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम करते हैं। तो मैंने आपको क्रिस्टल का कैसे बनते हैं वो बता दिया, अब काम कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बता दिया। लेकिन जब आप क्रिस्टल को पहनते हो ना, तो आप उसको अपनी बॉडी पे वियर करते हो, तो हमारी स्किन की एक क्वालिटी है, वो चीज़ों को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसमें इतनी अच्छी पावर होती है ना कि वो क्रिस्टल में से पॉजिटिव एनर्जी को खींच के आपके अंदर बदलाव लाना शुरू कर देती है। इसीलिए क्रिस्टल को ज़्यादातर अंगूठियों में पहनाया जाता है, ब्रेसलेट के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में। कहीं कहीं आपने केव भी देखी होंगी, मतलब बहुत सारे शेप्स और डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप उसको ये बोल सकते हो कि ये एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को हटा देते हैं। अगर आप क्रिस्टल की कोई भी चीज़ अगर घर में भी लाके रखते हैं, जैसे कि आजकल मार्केट में
एमेथिस्ट के बॉल मिलते हैं, रोज क्वार्ट्ज के बॉल मिलते हैं, ये नाम है क्रिस्टल के। तो वो क्या करते हैं, आपके घर की एनर्जी को पॉजिटिवली शिफ्ट करते हैं। ओके। तो अगर आप खुद को चेंज नहीं कर सकते, आपको पता है कि मुझे ये करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको कोई अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या रेकी हीलर है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर जो रेकी भी जानता है, हीलिंग भी जानता है, क्रिस्टल का नॉलेज भी है, उनसे अगर आप बाय करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव आपकी लाइफ में मिलेंगे। वो आपको बताएगा कि कौन से क्रिस्टल पहनने से कौन सा चीज़ आप में फर्क ला सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और क्या प्रॉब्लमेटिक बन गई है अमन, कि चाइना ने है ना हर चीज़ का डुप्लीकेशन निकाल दिया है। तो आपको वो क्रिस्टल ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, या तो आपको सही बंदा मिलना चाहिए कि वो चीज़ ओरिजिनल है डुप्लीकेट, वो जानने के लिए, या तो आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि चाइना ने क्या किया है, प्लास्टिक बीड्स के ऊपर कलर कोटिंग करके भी क्रिस्टल के नाम पे बेचते हैं। दूसरी चीज़, ओरिजिनल जो क्रिस्टल होते हैं ना, उसको भी हाइड्रो क्रिस्टल करके भी बेचते हैं। जैसे कि सिट्रीन करके एक क्रिस्टल है, तो सिट्रीन क्रिस्टल है ना, वो कभी इवन होता ही नहीं है। और मार्केट में सब इवन यानी एक जैसा कलर। बहुत कम क्रिस्टल ऐसे हैं जिसका कलर एक जैसा होता है। बाकी क्रिस्टल के जो केमिकल कंपोनेंट्स या उसका जो भी अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो चाइना ने क्या किया, क्लियर क्वार्ट्ज करके एक क्रिस्टल आता है, उसको सिट्रीन यानी लाल कलर में भिगो दिया, या फिर उसको येलो में भिगा के वो क्लियर क्वार्ट्ज को ही वो सिट्रीन और कार्लिनियन करके बेचते हैं। तो वो रिजल्ट पहनने के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्रिस्टल तो वही है, आपने कलर चेंज करके सिर्फ उसका नाम बदल दिया है। तो ये क्रिस्टल ओरिजिनल सर्टिफाइड सही जगह से मिलना भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप प्रोवाइड करवाते हैं क्रिस्टल्स? बिल्कुल, मैं ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोवाइड करती हूँ, और मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ मैं हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। और इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्रिस्टल का ब्रेसलेट मान लीजिए आपने परचेज कर दिया, तो उसकी भी एक एज होती है। फॉर एन एग्जांपल, हम इंसान हैं, हमारी काम करने की एक कैपेसिटी होती है कि हम 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यू 15-15 16 घंटे काम करवाएंगे तो हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी ना कि मैं थक गया हूँ। वैसे ही मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी ब्रेसलेट क्रिस्टल का पहनते हैं तो उसकी लाइफ 8 महीना मैक्सिमम 10 महीना है। उसके बाद आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगी, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव देगी। लेकिन उसका भी एक एज है कि वो उतने टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देगी, तो वापस वो क्या करेगी, उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज करना शुरू करेंगे और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। बेसिकली आपने भी क्रिस्टल्स पहने हुए हैं? हाँ, मैं क्रिस्टल्स में बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी क्रिस्टल से ही शुरू हुआ था। सो आई एम वेरी मतलब क्रिस्टल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी तक मैंने जो देखा है, अगर किसी की लाइफ में चेंज आना लिखा है ना, तो सबसे पहले उसकी लाइफ में अच्छे वाले क्रिस्टल जाएंगे, या फिर उसके कर्मा के अकॉर्डिंग उसको सही बंदा मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी को कर्मा के अकॉर्डिंग सही पर्सन एडवाइस के लिए नहीं मिलता, और आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या रेकी हीलर के पास पहुंच गए, आपने क्रिस्टल परचेज कर लिया, तो वो क्रिस्टल ही आपका रास्ता बनाता है वो पॉजिटिव इंसान तक पहुंचने का। तो ये बहुत ही एक मिरेकल चीज़ है जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। भूमिका जी, कल अपन ने बात करी थी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बताया था मेरे को, मतलब मैंने पहली बार लाइफ में ये वर्ड सुना है, और एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है और कैसे काम करती है? देखो, ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वर्ड सुनते ही लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि हमारे सोल के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली में आपके माता पिता कौन है ये होना डिसाइडेड है, आपका बेटा कौन या बेटी कौन होगा ये भी डिसाइडेड है। तो एक्चुअली इसको मैं थोड़ा कर्म के फल से जोड़ना चाहूँगी कि हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, आप किससे मिलोगे, कब मिलोगे,
कितनी प्रॉपर्टी होगी, मतलब आपके कर्म का फल या आपके कर्म के फल का लेखा जोखा, उसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वो चाहे अच्छे कर्म के हो फल या बुरे कर्म के फल हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हमें हमारे जो कर्म के फल मिलते हैं ना, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन हम वर्ड यूज़ क्या करते हैं, भगवान ने मेरे को सजा दी। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जिस भी इंसान की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो हमारे इंडियन कल्चर में 13वीं के बाद हम ऐसा मानते हैं कि सोल आगे चली गई है। तो वो सोल आगे जब चले जाती है तो उसके जो भी कर्म है उसका टाइम आता है कि वो डिस्कस कर सके कि मेरे ये अच्छे कर्म है, ये मेरे बुरे कर्म है। वहाँ पे सोल है ना, वो न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल इन द सेंस, सोल उस अवेयरनेस में आ जाती है कि वो सही को सही बोलेगी और गलत को गलत ही बोलेगी। तो वहाँ पे जब आपका नंबर आता है, जब आपका हिसाब किताब होना होता है, तो आप आपके गुरु के साथ बैठते हैं या फिर आप जिस भगवान के वो मानते हैं वो आपके साथ आते हैं एज अ गाइड के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक मूवी की तरह या एक फिल्म की तरह हमारी लाइफ के हर वो घटना को या हर वो कर्म को दिखाया जाता है। फिर हमें सवाल किया जाता है कि क्या आपने ये सही किया है। तो आपकी सोल न्यूट्रल है। अगर इंसान का बस चले ना तो वहाँ पे भी चालाकी यूज़ करना शुरू कर दे, लेकिन भगवान के यहाँ अपने अर्थ से भी हाई टेक टेक्नोलॉजी है। आप वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आपकी सोल को पूछा जाता है कि ये आपने किया है, क्या ये सही है? तो आपकी सोल बोलेगी कि नहीं, ये सही नहीं है, मेरे इसके पीछे का इंटेंशन गलत था। मतलब आपके कर्म की वजह से सामने वाले को तकलीफ हुई। तो वहाँ पे भगवान बोलेंगे कि ये कर्म का फल अभी तुम्हें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। तो भगवान वहाँ पे ऑप्शंस देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी का पत्थर मार के या फिर आपने कोई मर्डर किया या पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी, तो वो कर्म को आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर भगवान आपको ऑप्शंस देंगे। तुम्हें भी ब्रेन ट्यूमर से तुम्हारा डेथ होगा, या तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक हेडेक का सामना करना पड़ेगा, या फिर तुम कितनी भी दवाइयाँ लोगे वो असर नहीं करेगी। इसीलिए तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन जो वो हेल्थ इश्यूज सफ़र कर रहे हैं ना, वो पकड़ में नहीं आता। वो कर्मा का फल है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप अपने कर्म का फल खुद चुनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान के ऊपर उसका ब्लेम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने जिस किसी के भी साथ जैसा भी बर्ताव किया है, जिस वजह से दूसरों को नुकसान उठाना पड़ा है या तकलीफ हुई है, वो आपको रिटर्न मिलेगी सेम उसी तरह जिस तरह आपने किया है। पैटर्न थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट सफरिंग सेम होगी जो आपने सामने वाले को दिया है। तो ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इसमें सारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म कि सबका लेखा जोखा है जो हम ही सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली सोल कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए हमने एक सवाल लिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है या हमारा अच्छा नहीं बनता, तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखी हुई है कि उसने लास्ट बर्थ में मैंने उसको पेन दिया था, इस बार वो मुझे पेन देगी। तो यहाँ पे कौन सी भावनाएं आई? रिवेंज वाली। तो आपके जो इंटेंशन होते हैं ना, क्यों प्योर रखने चाहिए? क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अमन हम हमारे इंटेंशंस के ऊपर लिखते हैं। अगर हमारी भावना रिवेंज लेने की नहीं है तो हम भगवान को बोलेंगे कि हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हमें वो कर्मा का फल जो आप दोगे वो मैं ले लूँगा, हम चूज ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो अच्छी चीज़ें आप फॉलो करते हो ना, लेट गो करना, रिवेंज की भावना नहीं रखना, ये आपको ही हेल्पफुल होती है। कहाँ पे? जब आप नेक्स्ट बर्थ को लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बर्थ में
हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हम क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस बोलते हैं, क्या कि तुमने मेरे साथ किया है ना, देखना भगवान भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तो वो चीज़ें किस में कंसिडर हो गई, रिवेंज वाले चीज़ में। तो आप अगले बर्थ में जब आपको जन्म लेना है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप वही चीज़ चूज करोगे, क्योंकि आपने वो कर्म को किसके साथ जोड़ा, रिवेंज के साथ। इसीलिए आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने में हेल्प करती हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो यहाँ से एक बात और सीखने को मिली, क्या कि हमारे कर्म की सजा भी हम खुद ही डिसाइड करते हैं। फिर भगवान वहाँ पे क्या करते हैं, मोहर लगाते हैं। जैसे अपने यहाँ अदालत में कैसे मोहर लगती है कि भाई तुमने जो किया है उसका ये प्रमाण है। फिर क्या होता है, हम वापस से धरती पे जन्म लेते हैं, भगवान हमको सारी स्मृति ले लेता है। फिर जो चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, वो पत्री लेके हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। फिर वहाँ पे वो नेगेटिव लोग भी एंटर होते हैं, अपने एक्स को वापस ले लो, लेकिन आपकी कुंडली में वो चीज़ है ही नहीं, वो आपको एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर बताएगा। तो क्यों तांत्रिक चीज़ें करके या ऐसे वसीकरण जैसी चीज़ें करके अपने कर्म को और खराब करना। जो चीज़ नहीं लिखी आपकी किस्मत में, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं लिखी, तो वो क्यों मिलेगी। और अगर आप उससे विपरीत कुछ चेंज करने जाते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट है ना, वो भी भुगतने के लिए आपको फिर रेडी रहना पड़ेगा। तो भूमिका जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा टाइम दिया और आप स्पेशली गुजरात से आए, तो वो हमारे लिए एक अपने आप में बड़ी बात थी। तो थैंक यू सो मच अगेन कि आप आए हमारे इस पॉडकास्ट पे। तो एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे कि इन सारी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने जो भी पढ़ा, तो एक पॉजिटिव मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहोगे। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि आपके कर्मा को करेक्ट कीजिए। कर्मा अगर आपके करेक्ट है ना, तो सही बंदा सही टाइम पे भगवान आपकी लाइफ में भेज ही देंगे। तो सबसे पहले हमें कर्मा कॉन्शियस बनना है, रादर देन कि हम उसको शॉर्टकट वे में सक्सेस पाना चाहे। तो बेसिकली मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, उसमें रेमेडी तोटके रेमेडी है। तो यूथ क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है जी। वो हमारे सनातन धर्म को नहीं समझ रही है। एक्चुअल में जो कर्म का सिद्धांत है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में लाना है, पॉजिटिव कर्म करने हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है आज की जनरेशन के पास, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। तो आपको मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा और आपने मुझे इनवाइट किया कि मैम आपके पास अच्छा नॉलेज है, हम आपके नॉलेज के माध्यम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज वो 30 सेकंड वाली रील आती है ना, नींबू काट लो, बॉयफ्रेंड को ऐसे वश में कर लो, तो ये सारी चीज़ें फेक है। कोई नंबर लिख लेने से पैसा नहीं बरसता। तो ये सारी चीज़ों से बाहर आके हमें हमारे सनातन धर्म के कर्म को फॉलो करना चाहिए। कर्मा के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे इंडियन कल्चर में इतनी सारी चीज़ें हैं और हम फॉलो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की। तो मैं व्यूअर को यही बताऊंगी कि हमारे पास इतना अच्छा सनातन धर्म है जिसमें हर समस्या का समाधान है। तो क्यों किसी और कल्चर में जाना जिसके बारे में हम नहीं जानते। आप कोई नंबर लिख रहे हो, आपको नहीं पता वो नंबर के पीछे का मोटिव क्या है। आप कोई चीज़ें चैंट कर रहे हो, जैसे आजकल पॉडकास्ट पे एक वर्ड चला था कॉन्वेलेक्सा, कि कॉन्वेलेक्सा बोलो, पैसों की बारिश हो जाएगी। तो मेरे पास कोई कंसल्टेशन में आता है ना, तो मैं सामने वाले को एक सवाल पूछती हूँ कि जितने भी अमीर है इंडिया में, अंबानी ले लो, रतन टाटा ले लो, लक्ष्मी मित्तल ले लो, और भी बहुत सारे हैं, ये पूरा दिन क्या कॉन्वेलेक्सा बोलते रहते होंगे इसीलिए वो पैसे वाले हैं? नहीं, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में इतने सारे अच्छे कर्मा एक्यूमुलेट किए हैं, इसीलिए उनके पास इतनी वेल्दी अच्छी वाली लाइफस्टाइल है। तो आप किसी चीज़ के पीछे, शॉर्टकट के पीछे ना जाते हुए अपने कर्मा पे फोकस करो। कोई नंबर लिखने से आप धनी नहीं बनते,
कोई चैंटिंग करने से आप धनी नहीं बन सकते। सिर्फ आपके कर्मा और आपके इंटेंशन ही आपको धीरे धीरे धनी बना सकते हैं। बिल्कुल एकदम से पैसे कभी नहीं आ सकते, क्योंकि मिलना तो आपको उतना ही है जितना आपने कर्म में किया है। और हमारे शास्त्रों में ऐसे पुनर्जन्म की हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि पूर्व जन्म में वो क्या थे जिस वजह से उनको ये फल भुगतना पड़ा। तो उसके लिए आपको हमारे जो शास्त्रार्थ, जो वेद है, उपनिषद है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1-2 चैनल का नाम प्रेफर करना चाहूँगी। जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे महादेव सीरियल आती है, वहाँ पे महाभारत भी है, और एक ऋषु एंटरटेनमेंट करके यूट्यूब पे है, उसके ऊपर हनुमान जी का पूरा एक लाइफ का सीरियल है, जिसमें उसने कुछ 650 या मोर देन 650 एपिसोड डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो आप अपने बच्चे को बचपन से ही वो चीज़ें दिखाइए कि हमारा जो धर्म है ना वो कितना ब्यूटीफुल है। हमारे भगवान हमारे सुपर हीरो हैं। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, बैटमैन ला दिया टॉय के रूप में, थॉर ला दिया, कैप्टन अमेरिका ला दिया, तो वो तो एब्रॉड कल्चर के हो गए ना। आप बच्चों को ये सिखाओ ना, हनुमान जी हमारे सुपर हीरो है, गणेश जी हमारे सुपर हीरो है, कार्तिकेय हमारे सुपर हीरो है, राम जी हमारे सुपर हीरो है। तो आजकल की जनरेशन में मैं माताओं को पर्टिकुलरली एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जो भी शास्त्र वेदांत है उसको अगर आप पढ़ के नहीं सुना सकते ना, तो जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वो आप बच्चों को दिखाइए, साथ में आप भी बैठिए और बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में समझाइए कि देखो बेटा राम जी कितने आज्ञाकारी थे, हनुमान जी देखो कितने बलशाली थे, गणेश जी कितने बुद्धिमान थे, इनको लाइफ में तकलीफ तो आई है। आप अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे या ये आप जो भी स्टोरीज पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि भगवान की लाइफ में भी हर्डल आए हैं, लेकिन उसमें से सीखना क्या है, हारना नहीं है। हमें हमारे पॉजिटिव जो पाथ है उसके ऊपर डटे रहना है। लेकिन आजकल की मदर को किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती, शो ऑफ करना है। बट अगर आप अपने बच्चे को ही नहीं अच्छे से गाइड करोगे, फिर आप 21 साल के बाद बोलोगे कुंडली में, मैडम सर पंडित जी मेरा बेटा ऐसा क्यों है। तो आप संस्कार देने की जो जिम्मेदारी है वो माता पिता की है। तो माताओं को भी टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे वो वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, बट वो टाइम उनको निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे की जनरेशन को वो ग्रोथ, वो मॉरल, वो एथिक्स, वो सिद्धांत सिखा सकेंगे। शिवाजी देखिए, महाराणा प्रताप देखिए, उनके घरतर करने में भी तो माओ का ही हाथ है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का सपोर्ट आप ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर आपकी फैमिली में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आपका बेटा बेटी अच्छे मार्ग पे चले, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम उसको बचपन से ही वो मॉरल एथिक्स सिद्धांत में उसके दिमाग में वो चीज़ें डाल पाएँ। क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि बच्चे का 95% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 5 साल की उम्र में हो जाता है। और 5 साल तक तो हम क्या करते हैं, बच्चे ने किसी को मारा, ठीक है छोटा है ना, जाने दो, लेकिन वहीं से जब आपने उसको रोकने की शुरुआत की होगी ना, तो दूसरी बार वो किसी को हार्म नहीं करेगा। तो बहुत कम माएँ इतनी सीरियस है जो अपने शास्त्रों को हम उनके संतान में उतारने का ट्राई करती हैं। पर ये ज़रूर करना चाहिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ऋषु एंटरटेनमेंट, वो दोनों चीज़ों में जाइए। हमारे जो भी गॉड गॉडेसेस है उनके वहाँ पे बहुत सारे सीरियल्स अवेलेबल हैं, उनको बच्चों को दिखाइए और बचपन से ही बच्चों को वो मैनर्स सिखाइए। अगर वो हमारे बच्चे ने ही मैनर सीख ली तो नेगेटिव इंसिडेंट हम रोक नहीं सकते पूरी दुनिया को, लेकिन अपना एंगल, जितना एरिया हमारा है, मतलब फैमिली हमारा एरिया है, उसमें तो हम बेटर कर ही सकते हैं। सो अगेन थैंक यू अमन जी, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे पास जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाने में भी आपने मदद की,
सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट। एंड में मैं व्यूअर्स को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सीधा सिंपल फंडा है कि अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा, चाहे से युग कोई सा भी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी चैनल आपको पता है बहुत डाउन है। तो पर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो चीज़ें चलती रहेगी और ऐसी ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। और भूमिका जी का मैंने आपको बताया कि वो एक ओकल्ट एक्सपर्ट हैं, तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वास्तु की कोई समस्याएं हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स वगैरह दे दूंगा सोशल मीडिया की, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं, उनसे पर्सनली आप बात कर सकते हैं, जो भी आपके इश्यूज़ वगैरह हैं उनके साथ में शेयर करके उनकी सॉल्यूशन पा सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी और बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।